हिस्ट्री इज अ टूल इन पॉलिटिक्स। कई बार इतिहास को एक विशेष तरीके से कुछ तथ्यों को छुपाकर, कुछ विशेष पर्सपेक्टिव बनाकर इस तरीके से जनता को परोसा जाता है जिससे कि कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके, पूरा सच जनता को ना पता लगे। ऐसा ही कुछ बलूचिस्तान के साथ है। बलूचिस्तान के इतिहास के बारे में जिस तरीके से एक्चुअली चीजें घटी थी, तो उस तरीके से नहीं बताया जाता। इस वीडियो को हम 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। पहले भाग में हम जानेंगे बलूचिस्तान का इतिहास, यानी कि ब्रिटिश टाइम से शुरू करेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे कि ये जो इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में आई, तो उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया और फिर अभी तक स्टेटस क्या है। और तीसरे भाग में हम जानेंगे कि भारत इस विषय में क्या कर सकता है। यह मुद्दा तब ज्यादा एक्चुअली तुल पकड़ गया था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2016 की बात है, इंडिपेंडेंस डे स्पीच में बलूचिस्तान का जिक्र किया था। तो अगर देश के प्रधानमंत्री बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे हैं तो कुछ विशेष अहमियत रखता है। देखिए, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म एक ऐसा ब्रांच है इंटरनेशनल रिलेशंस का जो वर्ल्ड वॉर II के बाद बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। इस पर विशेष प्रभाव वेस्ट का रहा, और आज ज्यादातर जो डिप्लोमेट्स आप देखते हैं, ज्यादातर, बिकॉज वी हैव वेरी फाइन डिप्लोमेट्स एज वेल लाइक डॉक्टर एस जयशंकर, लेकिन ज्यादातर डिप्लोमेट्स या स्कॉलर्स आप देखते हैं तो वो इसी फेज में जो वेस्ट का बनाया हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस के स्तंभ हैं, उसी के आधार पर वो इंटरनेशनल रिलेशंस को, पॉलिटिक्स को समझते हैं। तो ऐसे में वो कुछ ऐसे आइडियाज जो कि काउंटर इंट्यूटिव हैं उस पर बात नहीं करते, राइट। वो उसी काउंटर इंट्यूटिव उसी को मानेंगे जिसमें वेस्ट का भला हो। तो ऐसा ही कुछ एक मुद्दा है बलूचिस्तान का, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूं वो अभी आपको कनेक्ट होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो जरा इस मैप को देखिए। यहां पर जो आपको ये रेड वाला पार्ट दिख रहा है, थोड़ा रेडिश पार्ट दिख रहा है, या ये वो भाग है बलूचिस्तान का जो ब्रिटिश कमिश्नरेट अपने हिसाब से चलाता था, यानी कि ब्रिटिश कमिश्नर था, ब्रिटिश इंडिया का नुमाइंदा जो इस एरिया से यहां पर कंट्रोल रखता था। बलूचिस्तान पाकिस्तान का लगभग आधा भाग है और करीब 3.6% पाकिस्तान की पॉपुलेशन यहां पर रहती है। ये एरिया नेचुरल रिसोर्सेज मतलब मिनरल्स में रिच है। यहां पर कॉपर, गोल्ड और अदर रिसोर्सेज पाए जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि रेयर अर्थ मटेरियल के रिसोर्सेज भी यहां पर अवेलेबल है, एक्सप्लोरेशन जारी है। और अरेबियन सी इसके साउथ में पड़ता है, और क्योंकि ये पाकिस्तान के साउथ में है तो इसके साउथ में अरेबियन सी है, और इसके वेस्टर्न पार्ट में आप 2 देशों से इसके बॉर्डर देखते हैं, एक है अफगानिस्तान और एक है ईरान। आज बलूचिस्तान के मुद्दे में ईरान और अफगानिस्तान का एंगल और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, और ऐसे में भारत की क्या स्ट्रेटेजी हो, यह केवल पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं रह जाती, उसमें ईरान और अफगानिस्तान का एंगल भी आ जाता है। क्योंकि जब मैं बलोच शब्द यूज करता हूं, बलोच एथनिसिटी, बलोच कल्चर वाले लोग, तो एक्चुअली वो केवल पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है केवल उसी में नहीं है, वो ईरान के सिस्तान में प्रोविंस में भी हैं और अफगानिस्तान में भी हैं। तो ऐसे में बलूचिस्तान की आजादी की मांग अगर तुल पकड़ती है, जो कि वहां पर रही है, तो ऐसे में अफगानिस्तान और ईरान को भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। यहां पर जो कलत के खान थे, वो सीट थी यहां पर कलत के खान की, जहां से ये जो बाकी 2 एरियाज हैं, लास बेला, मकरान, ये रन होते थे। ये माना गया था कि यहां पर जो खान ऑफ कलत हैं वही इस पूरे एरिया पर अपना इंफ्लुएंस रखते थे। 2 तो हो गए फिड्यूशरी, यानी कि जैसे जागीरदारी दे दी जाती है, और एक को मान लिया डिस्ट्रिक्ट, राइट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कलत। तो यानी कि खान ऑफ कलत से ही पूरा का पूरा एंगेजमेंट था। खान ऑफ कलत का जो रिलेशन था वो ब्रिटिश इंडिया से था। ब्रिटिश इंडिया ने पूरी तरह आजादी शुरुआत में दी नहीं हुई थी, जब ये पूरा क्षेत्रीय ब्रिटिशर्स का था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो प्रिंसिपल पर वो कनेक्शन था, तो ऐसे ही कनेक्शन की, मतलब सजनिटी स्टेटस की बारे में खान ऑफ कलत सोच रहे थे, राइट। तो ये पार्ट हुआ। अब जरा आगे का एंगल सोचिए कि देखिए, जो ब्रिटिश इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव थे वायसराय, फिर पाकिस्तान जब आजाद हो ही रहा था तो उस टाइम पर मोहम्मद अली जिन्ना और खान ऑफ कलत, इन 3 व्यक्तियों में होती है बातचीत कि अब कलत का क्या किया जाए। शुरुआत में खान ऑफ कलत वाज क्वाइट एक्चुअली फॉन्ड ऑफ जिन्ना, कारण क्योंकि जिन्ना वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि भाई आपको आजादी दिलाएंगे। ध्यान से सुनिए बात, सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंट स्टेटस
टू दी बलूचिस्तान, इसकी बात कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये मैं कुछ दस्तावेज आपको दिखाऊंगा, ये कुछ मिनट्स ऑफ द मीटिंग है उस मीटिंग के, जो कि 3 व्यक्तियों में हुआ था। वायसराय, क्योंकि वो क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव थे, ब्रिटिशर्स जा रहे थे तो जहां जहां उनका प्रभुत्व रहा उसका स्टेटस क्या रहेगा वो ब्रिटिशर्स अपने आप साइन करके जाना था उनको। जिन्ना और खान ऑफ कलत। तो 11 अगस्त 1947 की मीटिंग के ये कुछ पॉइंट्स हैं, जरा आप देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकॉग्नाइजेज कलत एज एन इंडिपेंडेंट, टर्म देखिएगा क्या है, टर्म बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट। इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट का मतलब क्या होता है? आजाद संप्रभु राज्य। यानी कि खान ऑफ कलत जो है वो पूरी तरह डिसाइड करेंगे कि कलत रीजन और इनके प्रभुत्व वाले जो रीजन है तो उसमें कैसे कानून आएंगे, राइट? तो पूरी पावर इनके पास होगी। ट्रीटी रिलेशंस विद ब्रिटिश गवर्नमेंट विद अ स्टेटस ऑफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन स्टेट। तो अब यानी कि खान ऑफ कलत और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके बीच का रिलेशन है और ब्रिटिश गवर्नमेंट अब उनको आजादी की बात कर रही है। लीगल ओपिनियन, लेकिन यहां पर क्लियर किया गया, लीगल ओपिनियन विल बी सॉट टू वेदर और नॉट एग्रीमेंट्स ऑफ लीजेस विल बी इनहेरिटेड बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट। क्योंकि जो लीजेस थे, जैसे कि मैंने कहा, जागीरदारी दी हुई थी ये रीजन की, लास बेला, माकरान, तो इनका क्या होगा, इस पर पाकिस्तान गवर्नमेंट आगे ऑप्शन रखेगी। तो यानी कि जिन्ना ने अपने लिए एक ऑप्शन रखा। मीनवाइल, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इस पर सारा मुद्दा है, लेकिन उस समय स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की बात की गई कि भाई अभी स्थिति जो है यथास्थिति रहेगी, यानी कि खान ऑफ कलत रूल कर रहे हैं तो खान ऑफ कलत ही अभी रूल करेंगे। मेड बिटवीन पाकिस्तान एंड कलत, तो कलत ही एक्चुअली प्रभुत्व रखती है बलूचिस्तान पे। डिस्कशंस विल टेक प्लेस। अब यहां पर जो पॉइंट था उसमें यह था कि खान ऑफ कलत ने सोचा था चलिए एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि फॉरेन अफेयर्स हो गया, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो एक तरीके से जैसे कई प्रिंसली स्टेट, जैसे कई अलग देश, जैसे फॉर एग्जांपल भूटान से नेपाल, तो आप सबको पता होगा कि नेपाल और भूटान के साथ ब्रिटिश का जो रिश्ता था वो प्रोटेक्टोरेट का था कि भाई तुम्हें सुरक्षा हम देंगे। तो ऐसा ही खान ऑफ कलत ने सोचा था कि इसी वजह से यहां पर एक पॉइंट था कि ठीक है फ्यूचर में इस पर बातचीत हो जाएगी, जिससे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन वाला जो मुद्दा है वो पाकिस्तान जो है कलत का डील कर लेगा, राइट? तो यानी कि वो रिलेशन कि एक इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट रहेगा, लेकिन इसमें जो है हम रोल जो है पाकिस्तान का रख लेंगे, ऐसा आइडिया यहां पर किया गया। लेकिन फिर कुछ और जो दस्तावेज पता लगे, एक ब्रिटिश ऑफिसर का कहना है कि उसके कुछ दिनों बाद फिर यहां पर जिन्ना जी ने अपना स्टैंड बदल लिया। व्हाट जिन्ना वाज सेइंग कि नहीं, अब इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट नहीं। एक्चुअली जब ब्रिटिश से आजादी मिली बलूचिस्तान को, उससे कुल 227 दिन की आजादी रह पाई। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जिन्ना चाहते थे कि भाई देखो साइन कर दो खान ऑफ कलत असीर, यानी कि आप अपने राज्य को पाकिस्तान में विलय कर दो। 15 फरवरी 1948 को एक मीटिंग करने आते हैं जिन्ना बलूचिस्तान के ऊपरी एरिया में और कहते हैं कि एक दरबार हम लगा रहे हैं, और यहां पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जब तक ये फाइनल एक्सेशन साइन नहीं हो जाता तब तक वो अपनी एक एडवाइजरी काउंसिल के साथ मिलकर बलूचिस्तान एरिया को कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे, मतलब गवर्न वही करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था, 1948 की बात चल रही है यहां पर, ठीक है? 47 में ये हो रहा था, 47 में ये हो रहा था, ठीक है ना? अब ऐसी मीटिंग में एक इनफॉर्मल इन्विटेशन कलत के जो खान थे उनको भी दिया गया। अब मुझे बताइए खान ऑफ कलत यहां पर जाते क्या? नहीं गए, वो यहां पर गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? तो पूछा गया क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, खान ऑफ कलत ने जिन्ना को कम्युनिकेट किया कि हम दारुल अवाम बुला रहे हैं। तो एक तरीके से जो खान ऑफ कलत है उन्होंने कहा कि भाई जनता के प्रतिनिधित्व वाले जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव है हम उनको बुला लेते हैं। एक तरीके से कलत कह रहे हैं कि जनता से हम पूछ लेंगे कि जनता क्या चाहती है, तो यानी कि दारुल अवाम एक हाउस बुला लेते हैं और वहां डिसाइड करके मैं आपको बता दूंगा। 21 फरवरी 1948, राइट, जब वो मिले उन्होंने ये बात बता दी। अब इसके बाद इस पर ज्यादा वेट तो हुआ नहीं, जिन्ना ने कहा कि अच्छा अब ज्यादा वेट नहीं करेंगे। फिर उन्होंने अनाउंस किया कि ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू चूज दिस मिलिट्री ऑप्शन, बिकॉज आपने अपनी दारुल उमारा बुलाई, दारुल अवाम बनाई और आपने ओपिनियन लेने की कोशिश करी, लेकिन आपके लोगों ने यानी कि बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के साथ विलय होना रिजेक्ट कर दिया। यहां पर रिजेक्ट हो गया, डिड नॉट असीड, ये यहां पर फैसला आ गया। जब फैसला यहां पर आ गया और ये 21 फरवरी 1948 की बात है, फरवरी के बाद मार्च आया, तो 26 मार्च 1948 को पाकिस्तान की फोर्सेस गन लेकर पहुंच गई और बलूचिस्तान का जो कोस्टल रीजन है
वहां पर उन्होंने मार्च करना स्टार्ट कर दिया। अब यह कहा जाता है कि खान ऑफ कलत को बैरल के अंडर साइन करने के लिए जबरदस्ती की गई और फाइनली वो साइन हुआ। उसके बाद अनाउंसमेंट जो है खान ऑफ कलत की तरफ से कभी नहीं हुआ, वो एक्चुअली पाकिस्तान ने ही एक यूएस एम्बेसडर को कंफर्म कर दिया। फिर यूएस एम्बेसडर, आप कहेंगे यूएस एम्बेसडर, जी हाँ, यूएस अपनी पूरी नजर रख रहा था इस एरिया पर। तो यूएस एम्बेसडर एंड देन कम्युनिक यानी कि कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन वाज सेंट टू द ब्रिटिशर्स कि देखिए जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वो फाइनली हमारे साथ विलय हो गया है। अब यहां पर तभी से ही, क्योंकि वो जबरदस्ती हुआ था, वहां की खुद की जो जनता थी उसने वो रिजेक्ट कर दिया था। तो एक सीधा सा रूल है इंटरनेशनल लेवल पर कि जो जनता है वो डिसाइड करे, मींस पीपल शुड हैव राइट टू डिटरमाइन, मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है कि वो किसकी सरकार, किस तरह की सरकार चाहते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल इफ दे आर रिजेक्टिंग, तो हाउ कैन दैट बी कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट। तो अब पाकिस्तान ने उसका एक जुगाड़ ढूंढा, उसने कहा हम 1 यूनिट प्रिंसिपल से चलेंगे, 1 यूनिट कॉन्सेप्ट से चलेंगे। कहने का मतलब है अगर आप बलूचिस्तान को एक सेपरेट प्रोविंस रखोगे तो ये सेपरेट आइडेंटिटी बल लेती रहेगी। ऐसा करो, इसको मर्ज कर दो, सभी प्रोविंसेस को मर्ज कर दो, वेस्ट पंजाब, सिंध, एनडब्ल्यूएफ, बलूचिस्तान, इन सब को मर्ज कर दो एज अ सिंगल प्रोविंस। अलग अलग रहेगा ही नहीं, अलग रहेगा नहीं तो अलग आइडेंटिटी धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएगी। लेकिन इसके बाद गुरिल्ला वॉरफेयर होने लगा, यानी कि बलूचिस्तान के जो लिबरल्स थे, मतलब लिबरेशन की जो आर्मी थी, उसने अटैक करना स्टार्ट किया और ये गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत तुल पकड़ चुका था। 63 से लेकर 69 तक इंसर्जेंट बेसिस बन चुके थे। अब फाइनली एक बीच बचा हुआ 1969 में कहा गया कि चलिए बलूचिस्तान के लोगों की जो मांग है कुछ स्वायत्ता है, यानी कि ऑटोनॉमी, उसको मानते हुए चलिए सीज फायर कर लेते हैं। सीज फायर का मतलब है कि ना गोली इस तरफ से चलेगी ना गोली उस तरफ से चलेगी। तो ऐसे में 1970s में 1 यूनिट पॉलिसी जो थी उसको एबोलिश किया गया। कहा कि चलिए आपके लिए अलग से प्रोविंस तो बना ही देंगे, राइट। यहां पर यह हुआ। लेकिन 1973 यहां पर भुट्टो आते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं और वो कहते हैं कि अरे हम जो है, जो वहां की अपनी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है स्टेट की, एक तरीके से उसको ही हटा देते हैं। कहते हैं कि ये जो है गद्दारी कर रहे हैं और यहां पर मार्शल लॉ यानी कि मिलिट्री शासन लगा देते हैं। अब इसको फिर बलोच लोग देखते हैं कि ये तो फिर उनको दबाने वाली बात है। खैर बख्श मरी, यहां पर नवाब खैर बख्श मरी अपना एक फ्रंट ओपन करते हैं। बलूचिस्तान पीपल लिबरेशन फ्रंट सबसे प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मैरी एंड मैंगल जो ट्राइबमेन हैं वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ऐसे में इंसर्जेंसी जो है बढ़ती चली गई और आज भी वो इंसर्जेंसी उस एरिया में प्रेजेंट है। मिलिट्री इंटरवेंशन से उसको रिप्रेस किया जाता है। अब बलूचिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए? देखिए, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखने का वो ये है, अगर मैं अभी 1 महीने पहले की बात करूं तो there were certain reports that still there are infiltrants coming from Pakistani side into Kashmir। तो यानी कि भारतीय क्षेत्र में अभी भी पाकिस्तान से टेररिस्ट अंदर आ रहे हैं। कैसे आ पा रहे हैं? तो मींस स्टिल आर्मी एंड ISI ऑफ पाकिस्तान इज एक्चुअली मेकिंग एफर्ट्स टू डिस्टेबलाइज इंडिया। वो तो अब वहां पर सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी अब केंद्र की है, तो उससे काफी हद तक वैली में शांति है। लेकिन अभी भी पुंछ और कई सेक्टर्स में नए नेटवर्क का पता लगा है। दिस इज इंटेलिजेंस रिपोर्ट, यू कैन रेफर टू द इंटरव्यू ऑफ प्रेसिडेंट LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ द पॉइंट हियर इज, तो अब रियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि जब तक आप अपने आप को सेव करने की सोचते रहोगे तो दूसरा फ्रंट फुट पर खेलता रहेगा। तो बेस्ट तरीका यह होता है कि यू हैव टू बी ऑन ऑफेंसिव स्टांस, मींस यू नीड टू बी ऑफेंसिव। इफ पाकिस्तानी आर्मी एंड ISI गेट एंगेज्ड मोर इन काउंटर ऑपरेशंस इन बलूचिस्तान, दैट इट मींस उनकी जो एनर्जी और फोकस क्या होगा, अपने क्षेत्र को बचाने पर होगा, ना कि भारत को अनस्टेबल करने पर। और यह भारत के लिए बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, यानी कि हमें फोकस करना है मेक इन इंडिया पर, हमें फोकस करना है अपने डेवलपमेंट पर, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा पर। सो वी कैन नॉट, यू कैन से, हम कब तक इंसर्जेंसी और कब तक इन टेररिस्ट हमलों में और उसमें मतलब फोकस रखेंगे? वी हैव सीन अ लॉट टिल नाउ। तो ऐसे में फिर स्ट्रांग फुट पे रहना होगा। तो यानी कि रियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि बलूचिस्तान को जो मदद मिल सकती है वो मदद होनी चाहिए। उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है क्योंकि अरेबियन सी के ऊपर है। ग्वादार का जो पोर्ट जो जिसके लिए चाइना बहुत चाहता है पाकिस्तान को, है कहां? बलूचिस्तान में। अगर बलूचिस्तान आजाद होता है तो क्या चाइना को उतनी जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान की? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। चाइना को चाहिए पाकिस्तान बिकॉज ग्वादार इज द रीजन,
राइट। और पाकिस्तान को चाहिए चाइना का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो बलूचिस्तान रीजन में डेमोग्राफिक चेंज करके इस आवाज को दमन करना चाहता है, क्योंकि भाई अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अलग अलग जगह से आकर लोग बसेंगे, तो उनको लगता है कि ऐसे में ये आवाज दफन हो जाएगी। मुद्दा यह है कि इतने नेचुरल रिसोर्सेज के बाद फिर क्यों यहां पर जनता इम्पोवरिश्ड है। यहां पर ये स्कॉलर कह रहे हैं, अब मिस्टर अभिनव पांड्या, कि इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन अंडरबेली, मतलब सॉफ्ट अंडरबेली ऑफ पाकिस्तान। तो यहां पर रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से इसको देखा जा सकता है। जैसे कि अब कई लोग इस मैप को देखकर वो कहेंगे कि नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, दिस इज नॉट रियलिटी। बट व्हेन यू रीड हिस्ट्री यू हैव सीन नेशंस इमर्जिंग फ्रॉम वन नेशन, जैसे कि सर्बिया, कोसोवो, युगोस्लाविया। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने देखा है कि इंसर्जेंसी और उसके इंटरनल प्रॉब्लम्स, अगर इंटरनल वीकनेस होती है तो और सही फैसले नहीं होते हैं तो ऐसे में देशों का विघटन होता है और फिर नए देश इमर्ज होते हैं। कई बार वैश्विक ताकतें भी ऐसा होने में अपना समर्थन देती हैं, जिससे कि उस एरिया में कंपैरेटिवली शांति आ सके, एथनिक वायलेंस ना हो। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ सर्बिया एंड कोसोवो इन दिस कंटेक्स्ट। तो ऐसे में जो इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान अगर सेपरेट बनता है तो उसके बाद सिंध अलग, और ये जो खालिस्तान को सपोर्ट जो पाकिस्तान करता है, तो पंजाब की साइड, मतलब जो पंजाब का एक बड़ा भाग है वो कहां चला गया था, पाकिस्तान वाली साइड चला गया था। तो वहां ये खालिस्तान, देन ये वाला प्रोविंस, एंड देन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यूनाइटेड बैक टू इंडिया। तो ये एक फ्यूचर प्रपोजिशन हो सकती है, डिसइंटीग्रेशन, और ऐसे में साउथ एशिया में स्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि साउथ एशिया लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन कहा जाता है दुनिया का। लॉट ऑफ पोटेंशियल इज देयर, बट वी आर नॉट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम सिक्योरिटी डिलेमा टू दैट एक्सटेंट। मतलब सिक्योरिटी डिलेमा ठीक है भाई, चाइना पाकिस्तान इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, बट द पॉइंट इज यहां पर इनसिक्योरिटी डिलेमा है। इनसिक्योरिटी का डिलेमा का मतलब होता है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है अंदर अंदर यहां पाकिस्तान में। अब जैसे कि आप कनेक्ट कीजिए इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान के बयान को, उनका कहना है कि जी हां, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ने हार्बर किया है टेररिज्म को, वो मानते हैं, और वो इस बारे में भी इस बात को मतलब मानते हैं कि नाउ दिस टेररिज्म इज नॉट देयर इन देयर कंट्रोल। तो अगर उनके ही कंट्रोल में नहीं है और परेशानी सबको हो रही है, तो हमें इतिहास देखना चाहिए कि इतिहास में ऐसा हुआ है। और जब वहां के लोगों के, वहां के स्कॉलर्स को कहा जाता था कि ओ दिस एरिया में बी डिसइंटीग्रेटेड, तो वहां के स्कॉलर्स, हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल वर सेइंग कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता है क्या? अरे नैम के पार्ट है हम भाई, नैम के लीडर हैं, राइट? तो हम तो नैम के 122 देश हमारे पीछे हैं, हम तो उसमें से एक प्रोमिनेंट लीडर, हम कैसे अलग हो सकते हैं? हो गए अलग। तो इतिहास में ऐसा हुआ है। तो यह भी कहा जाता है कि साउथ एशिया में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी शायद तब आएगी जब ये इंटरनल इश्यूज रिजॉल्व होंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी है कि इशू इतना गंभीर है, राइट? पॉइंट इज दैट इशू इतना गंभीर है, उसको समझना होगा। जब तक हकीकत को मानेंगे नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। पड़ोसी परेशान होगा तो पड़ोसी भी कुछ करेगा। अब ये सीपैक वाला रीजन, अब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर जा रहा है, देखिए यहां से अब ये भारत की संप्रभुता पर हमला है, इंडिया की सॉवरेनिटी पर हमला है। Why China is doing that? Because चाइना को लग रहा है कि अगर उस पर वेस्ट से प्रेशर बनेगा, साउथ से प्रेशर बनेगा, मतलब ईस्ट से प्रेशर बनेगा, यानी कि ईस्ट चाइना सी से प्रेशर बनेगा, साउथ चाइना सी से ब्लॉकेड होगा, तो अपने पश्चिमी रीजन यानी कि इंटरनल वाला जो रीजन है चाइना का, जहां पर गरीबी है और जहां पर अलगाववाद की बात है, जैसे उइगुर मुस्लिम्स का मुद्दा है, वहां पर जिंगजियांग रीजन में अलग देश का मुद्दा है, तो उसको मैं उनको चेंज करने के लिए ये भी कह रहा अच्छा पाकिस्तान तुम्हारा भी यही दर्द, हमारा भी यही दर्द, चलो मिल जाते हैं ना, और इस पर लेप लगा देते हैं किसका? पैसों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। पाकिस्तान ने सोचा आह मजा आ जाएगा, लेकिन जब ऐसा किया तो हुआ क्या? आज पाकिस्तान खुद डेट में है। 90% ऑफ द फंड्स, 90% of the projects which are under CPEC are actually done by which companies? Chinese companies. Major laborers कौन है? लेबर कौन है? चाइना। तो कहने का मतलब पैसा भी पाकिस्तान से ले रहे हैं, अपनी कंपनियों को ठेका दिला रहे हैं, फिर उस पर ब्याज इतना लगा रहे हैं। वो जो आपको लोन दे रखा है, इससे सस्ता लोन तो कितने अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दे रही हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान यहां डेट ट्रैप में है। तो अब ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान अब चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्वादार पे इन्वेस्टमेंट, ये पूरे एरिया पर इन्वेस्टमेंट, तो बलूचिस्तान में अनस्टेबिलिटी को मेंटेन करने में अब चाइना भी अपने स्टेक्स रख रहा है, राइट? अब यहां पर इंडिया की सॉफ्ट पावर का एक प्रोजेक्शन जरूरी है, यानी कि हम बलूचिस्तान के लोगों के साथ सॉलिडारिटी रखते हैं। यही बात 2016 के जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच में मोदी जी ने इंडिकेट की थी, राइट?
तो पाकिस्तान ने वर्स्ट पॉसिबल जो है एट्रोसिटीज की हैं बलूचिस पर। हमने इसका एक उदाहरण देखा है कि जब पाकिस्तान ने, जिन भुट्टो जी का मैंने यहां पर उल्लेख किया था, वही भुट्टो हैं जिन्होंने ईस्टर्न पाकिस्तान में जब अवामी लीग मजबूत हो रही थी तो शेख मुजीबुर रहमान की एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को उन्होंने हटा दिया था, वहां पर उन्होंने मार्शल लॉ यानी कि मिलिट्री का इस्तेमाल किया था। तो ऐसा ही कुछ वो यहां पर करते आ रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि जब ऐसा उन्होंने स्टेप्स यहां पर भी लिए, देन व्हाई बलूचिस्तान इज स्टिल पार्ट ऑफ पाकिस्तान? द रीजन इज यहां पर इंटरनेशनल डायनेमिक्स भी मैटर करते हैं, ज्योग्राफी भी मैटर करती है। आप कहेंगे कैसे? अभी मैं बताता हूं। वो इस वजह से कि देखिए, जो ईस्टर्न पाकिस्तान है उसका बॉर्डर इंडिया के साथ था, लेकिन क्या बलूचिस्तान का बॉर्डर इंडिया के साथ है? बलूचिस्तान का बॉर्डर देखिए अलग है, मतलब बलूचिस्तान इस पार्ट में पड़ रहा है, राइट। यहां पर पंजाब और सिंध है जिसके साथ इंडिया का बॉर्डर है, प्लस बलूचिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान और इंडिया के साथ है, ईरान के साथ है। अब ईरान में अगर सिस्तान प्रोविंस, अगर ये बलूचिस्तान की आजादी की बात होगी तो बलोच लोग क्या कहेंगे, हमारे भाई यहां भी हैं और अफगानिस्तान में भी हैं। तो ऐसे में अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार कहेगी, अरे यार ये तो हम ही तोड़ने की बात करने लग गए, ऐसा। और हम सबको पता है कि जब से तालिबान काबिज हुआ है काबुल पे, उसके बाद इंडिया अभी अपने डायनेमिक्स को वहां पर सेट करने में हमें लगेगा टाइम, क्योंकि हम इससे पहले वहां की जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको समर्थन करते आए हैं। ईरान के साथ हम अभी एक स्टेप बैक पे हैं, क्योंकि यूएस के सैंक्शंस हैं, प्लस हमें अपने इंटरेस्ट को मैनेज करना है यूएस के साथ भी, लेकिन हम ईरान को खो नहीं सकते। तो बलूचिस्तान का जो मुद्दा है उसको बहुत ही केयरफुली हमें यूज करना होगा, यानी कि ऑफेंसिव रियलिज्म में भी वी शुड एक्चुअली यूज सम एलिमेंट ऑफ चार्म ऑफेंसिव। चार्म ऑफेंसिव का मतलब होता है कि हम सॉफ्ट पावर का भी वहां पर इस्तेमाल करें। ह्यूमन राइट्स के जो मुद्दे हैं उसको उठाएं। बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जैसे अब वहां से जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, then they are roaming around and they are creating instability। अब हो क्या सकता है? तो इस विषय में यहां पर पहला स्टेप जो भारत कर सकता है, और मैं फिर हर एक स्टेप का विश्लेषण भी करूंगा कि क्यों वो स्टेप नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेटेरियल सपोर्ट टू रिबेल्स, ये सबसे कॉमन टेक्निक है, हर देश ऐसा करता आया है। जहां से उसको खतरा लगता है तो वहां पर रेजिम चेंज के लिए वो ऐसा करता है, या प्रेशर बिल्ड करने के लिए ऐसा करता है। तो मेटेरियल सपोर्ट से होगा क्या कि कम से कम आर्मी और आईएसआई अब थोड़ा डिफेंसिव होंगे। भाई अगर हम ही डिफेंसिव रहेंगे तो वो तो ऑफेंसिव करते रहेंगे। हमने डिफेंसिव होकर देख लिया ना, चाइना ने क्या किया, अक्साई चीन ले लिया, उधर अभी भी वो कार्टोग्राफिक इंग्रेशंस कर रहा है, जैसे मैप दे रहा है उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफिक इंग्रेशन। तो अभी भी हमारे भागों को अपना बता रहा है। अरुणाचल प्रदेश आप सब जानते हैं, इधर पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, और अभी भी कश्मीर में दखल। तो ऐसे में अगर आप शांति की बात करेंगे तो देश की सिक्योरिटी ताक पर है भाई। और सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में यह मानकर चला जाता है कि वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में आपके बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं। तो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो के बारे में सोचना पड़ता है। तो इसी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का केवल लिबरल साइड ही नहीं पढ़ना चाहिए, रियलिस्ट साइड भी पढ़ना चाहिए, जिससे सारे ऑप्शंस आपको ओपन हो, राइट। तो मेटेरियल सपोर्ट अगर रिबल्स को मिलता है तो ऐसे में आर्मी एसआई बैकफुट पर आती है। इंडिया में जो टेररिज्म इशू है उसको भी बैलेंस करने में हमें मदद मिलती है। डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया जा सकता है इंडिपेंडेंस को, क्योंकि हम जानते हैं जो कलत के खान थे उनके जो अभी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एग्जाइल में हैं, तो अब उनको सपोर्ट दिया जा सकता है डिप्लोमेटिक। क्योंकि अगर पाकिस्तान अनस्टेबल है तो इसका खामियाजा किसको है? केवल भारत को नहीं है, इसका खामियाजा सबको है। इसका खामियाजा ईरान को भी होगा, आगे जाके और ज्यादा अफगानिस्तान को होगा। अफगानिस्तान की जनता तो खुद ही पाकिस्तान को विलन मानती आई है। क्यों? क्योंकि तालिबान को पनपाने में उस एरिया में कौन मेजर रोल निभा रहा था? पाकिस्तान निभा रहा था। तो जो वहां की प्रोग्रेसिव जनता है अफगानिस्तान की, वो इंडिया को बहुत पॉजिटिव मानती है, क्योंकि हमने वहां पर खर्च किस चीजों में किया? हमने डैम में खर्च किया, उनकी बिल्डिंग्स बनवाई, एजुकेशन में खर्च किया, उनके सिक्योरिटी अपरेटस में खर्च किया। तो वी हैव दैट सॉफ्ट पावर इन अफगानिस्तान, वी हैव दैट मॉरल यू कैन से कनेक्शन इन अफगानिस्तान। हमने कितने सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी, आज भी वो वहां से स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ने आते हैं। तो वी हैव दैट सॉफ्ट पावर कनेक्शन एंड देयर इज अ नेगेटिव कॉनिटेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी चलती रहेगी, तो कब तक ये चलता रहेगा? मोरल सपोर्ट डायस्पोरा को दिया जा सकता है, यानी कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं अलग अलग जगह रह रहे हैं दुनिया में, और पाकिस्तान जो वहां एट्रोसिटीज करता है उसको मीडिया में एक्सपोज किया जा सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान की जनता जो है काउंटर इंसर्जेंसी में होगी, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता चुका है। और यूजुअली हम ये देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान ने हमारे साथ मतलब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में आया है
तो ऐसे में अगर बलूचिस्तान को मेटेरियल सपोर्ट दिया जाएगा तो जाहिर सी बात, ऐसा तो नहीं है कि भाई डायरेक्ट जा रहे हैं जी सपोर्ट लेकर लीजिए, रिबल्स लीजिए, ऐसा तो नहीं होता। सो कोवर्ट होता है, राइट, होता भी रहता है, राइट। द पॉइंट हियर इज कि दोनों साइड से ये रियलिज्म की अप्रोच है, इंटेलिजेंस की स्ट्रेटजी है, बहुत पुरानी एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है, राइट, कि आपको अपने दुश्मन के बारे में इतनी जानकारी हो कि जितनी दुश्मन को उसके बारे में खुद नहीं है, तब मानना कि आपकी इंटेलिजेंस सफल इंटेलिजेंस है, राइट। तो पाकिस्तान जो है इस मुद्दे पर डायरेक्ट एस्केलेशन में आ नहीं सकता क्योंकि हमारे मेटेरियल सपोर्ट को प्रूव नहीं करेगा, राइट। तो कन्फ्रंटेशन, अब कन्फ्रंटेशन तो हम चाहते हैं कि बस वो काउंटर इंसर्जेंसी में अपने यहाँ काउंटर इंसर्जेंसी में एंगेज हो, अपने यहाँ पर उस रीजन को स्टेबल करें जिससे सबके लिए बेटरमेंट हो, राइट। और दूसरी बात, यहाँ पर डिप्लोमेटिक सपोर्ट, ये खान ऑफ कलत, मिस्टर सुलेमान दाऊद जन, तो इनको सपोर्ट किया जा सकता है। जैसे ये कहते हैं कि अगर रेफरेंडम करा लिया जाए आज बलूचिस्तान में, तो इनका ये कहना है तो 90% जनता जो है बलूचिस्तान की वो आज़ादी की ही बात करेगी। तो ऐसे में तो जो इंटरनेशनल रूल है, जो यूएन का रूल है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आप कहेंगे ऐसा कैसे सर कर देगा यूएन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सर्बिया कोसोवो वॉर को देखिए आप। कोसोवो जो है वो सर्बिया का पार्ट था, ठीक है। अब कोसोवो के जो इंसर्जेंट्स हैं, जैसे कि यहां बलोच के इंसर्जेंट्स हैं, वो कहने लगे आज़ादी आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए भाई। और वहां पर उन्होंने अपनी आर्मी बना ली, उनको मेटेरियल सपोर्ट मिला कहीं से, हथियार मिले कहीं से, आप जानते हैं कहां से। आप कहेंगे नहीं हम तो नहीं जानते, अभी जान जाएंगे। जब सर्बिया को सपोर्ट है रशिया का, तो सर्बिया को कमजोर जो करना चाह रहा है, जो टूटकर अलग होना चाह रहा है, वो उसको सपोर्ट किसका होगा? अब बताइए। अरे यूएस का होगा भाई, है कि नहीं? तो ऐसा ही एग्जैक्टली हुआ। वहां यूएस ने बमबारी करी सर्बिया की फोर्सेस पे कि देखो कोसोवो को आजाद होने दो। सर्बिया ने कहा इंटरनेशनल लेवल पे ये क्या चल रहा है, मेरे देश का एक भाग, वो इंसर्जेंट्स कुछ देश को तोड़ना चाह रहे हैं, मैं उनको रोकना चाह रहा हूं और आप मेरे पे बमबारी कर रहे हो। यूएस ने कहा हां। सर्बिया ने पूछा क्यों? तो कहा गया देखो इंटरनेशनल रूल ये है ना कि उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है। अगर वो लोग रेफरेंडम से खुद चाहते हैं कि वो अलग देश बने तो उनका बनना जायज है। इस मुद्दे को रशिया, अब सर्बिया ने कहा रशिया देखो ऐसा कर दिया हमारे साथ, आप क्या कर रहे हो? रशिया ने कहा रुको, तुम आईसीजे में लेकर गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। आईसीजे ने कहा ओ ऐसा तो हो सकता है, दिस डिसीजन इज गुड, मतलब ऐसा हो सकता है, द एक्शंस व्हिच वर टेकन कैन बी कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट। रशिया ने कहा ठीक है, याद रहेगा हमें। अब उसके बाद हमने देखा जब अभी इन्वेजन हुआ यूक्रेन में, तो लुहांस्क डोनेट्स्क रीजन जब आजाद हुआ तो वहां पर भी क्या एलिमेंट था? रशिया ने यही तो पॉइंट रखा कि भाई रेफरेंडम करा लो आप इनसे। यहां पर जो रशियन एथनिसिटी के लोग हैं उनका तो कहना है हमें चाहिए आजादी, और ये यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं। यूक्रेन जो है वेस्टर्न फोर्सेस के साथ मिलाकर रशिया के बॉर्डर्स पर नेटो को इंप्लांट करना चाहता है, और डोनेट्स्क लुहांस्क रीजन आजाद होना चाहते हैं। देखिए लोग कह रहे हैं आजादी, तो कर दिया आजादी। अब इंटरनेशनल कोर्ट क्या कहेगी? तो अब जब इंटरनेशनल कोर्ट कहेगी तो मिस्टर पुतिन इज गोइंग टू से, जब लोग यहां पर कह रहे हैं कि अलग होना चाहिए और हमने अलग करा दिया है, तो आप कुछ याद आ रहा है? टिट फॉर टैट, कुछ ऐसा ही किया था आपने सर्बिया कोसोवो में। तो अपने सिद्धांत को मत बदलो। अगर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन पर टिके हुए हो तो डिटर्मिनेशन पर टिके रहो, कराओ रेफरेंडम, राइट। और इन सब जगह पर यूएस को सपोर्ट पाकिस्तान का मिलता है। पाकिस्तान जो है यूएस को भी सपोर्ट करता है डिप्लोमेटिकली, मतलब स्टैंड ले लेता है। बाकी तो पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता है हथियार उसका, पैसों का। मोरल सपोर्ट चाहिए डायस्पोरा को, तो मोरल सपोर्ट मिलना चाहिए। दैट इंडिया शुड हैव अ कॉन्क्रीट पॉलिसी कि बलोच पीपल को सपोर्ट मिलता रहे, मीडिया के थ्रू एक्सपोज होता रहे, जिससे कि नैरेटिव जरूरी है कि मीडिया में कि क्या क्या एट्रोसिटीज हो रही हैं, बातें तो उसके बारे में होनी चाहिए। अब ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल एक तो मैंने आपको बताया ईरान वाला एंगल और अफगानिस्तान वाला एंगल, यानी कि हमें ईरान के साथ अपने बेहतर रिश्तों को रखना है, राइट। दैट रीजन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। छाबार के थ्रू हमें सेंट्रल एशिया के जो रिजर्व्स हैं उसको टैप करना है। छाबार का रास्ता अफगानिस्तान से कनेक्ट होकर हम तुर्कमेनिस्तान के थ्रू अपना कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। वो मार्केट का एक्सेस भी है, हमारी जो एड जाती है, सपोर्ट जो जाता है, हमारे ह्यूमैनिटेरियन एड जो जाती है, जैसे अनाज भारत ने भेजा था अफगानिस्तान की जनता के लिए, तो वो छाबार के थ्रू ही जाता है। तो ईरान के साथ बेहतर रिश्ते हमारे जरूरी हैं। तो ऐसे में इस वाले एंगल को मैनेज करना हमें पड़ेगा। प्लस यहां पर जो सिक्योरिटी है, फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान में, तो वो हमें पता है इशू, तो तालिबान की जो वहां की सरकार है वो हमारे अभी अनुरूप नहीं है। हम वहां पर एक बैलेंसिंग मोड में है फिलहाल, राइट। तो यहां पर एक स्पिल ओवर इफेक्ट इस रीजन में हो सकता है। देखिए ये है सिस्तान बलूचिस्तान रीजन ईरान का, राइट, और ये अफगानिस्तान का जो ऊपर वाला रीजन है,
तो यहां पर वो मांग है। प्लस चाइना जो है वो अभी एक बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करे बैठा है बलूचिस्तान का, बलूच जनता भी उसका विरोध करती है। तो चाइना विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू एक्चुअली कि बलूचिस्तान उसके ही पास रहे, मतलब उसके ही हक में रहे। हालांकि अब धीरे धीरे जनता जागेगी और ज्यादा, राइट। अब देखिए एक एंगल यह है कि 1971 में तो हमें बिल्कुल ब्लैंकेट सपोर्ट था सोवियत यूनियन का कि देखिए आप जो करना चाहते हैं करिए, हम बैठे हैं यहां पर, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने वहां पर फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली थी। तो यानी कि उस समय 1971 में जब कोल्ड वॉर चल रहा था और दुनिया में 2 सुपर पावर थी, यूएसए एंड यूएसआर, उसमें से एक सुपर पावर का हमें कंप्लीट सपोर्ट था। तभी क्या हुआ था कि जब लिबरेशन वॉर स्टार्ट हुआ तो ऐसे में यूएसए और यूके ने सपोर्ट किसका किया? पाकिस्तान का किया। इवन वो इंडिया पर इंडियन ओशन के थ्रू वो पिंसर अटैक की पोजीशन में ला रहे थे अपने शिप्स को। पिंसर अटैक का मतलब होता है घेराव कर रहे थे। तो इधर बे ऑफ बंगाल और इधर अरेबियन सी, वो तो भला हो यूएसएसआर का समुद्री बेड़ा आया, उसने कहा कहां जा रहे हो, मुड़ोगे नहीं पीछे? यूएसए ने कहा बिल्कुल मुड़ेंगे, भिड़ेंगे थोड़ी ना इस मुद्दे पर। वापस मुड़ गए। उधर यूके को पहले इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि भाई वापस हो गए। तो ऐसे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जब इतना बड़ा मिशन करना हो। तो क्या इस समय हमारे पास रशिया का वो सपोर्ट है? आंसर है नहीं, यह हकीकत है। कारण रशिया यूक्रेन वॉर के एंगल से जरा समझिए कि रशिया को बहुत ज्यादा जरूरत है चाइना की, क्योंकि चाइना इज अ बिग कंज्यूमर ऑफ कोल, एनर्जी एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम रशिया। तो रशिया को अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने वॉर को कंटिन्यू करने के लिए चाइना जैसा खरीदार चाहिए। और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है भाई, बलूचिस्तान उसके लिए फायदे का सौदा है, ग्वादार का रास्ता उसे इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। तो ऐसे में अगर आज ऐसा कुछ होने लग जाए ऑपरेशन, तो चाइना रशिया से कहेगा देखो तुम बीच में मत आना। रशिया कहेगा मैं तो देख ही नहीं रहा, समझ रहे हैं ना। और रशिया कहेगा इंडिया ने भी तो एक्चुअली एम्बिगिटी का फॉलो की थी ना स्ट्रेटजी, ठीक है, हमारे खिलाफ नहीं गए लेकिन खुलकर हमारे सपोर्ट में भी नहीं आए, तो हम खुलकर सपोर्ट में कैसे आ जाएं। उधर यूएसए कहेगा अरे इंडिया तुम जो है पूरे खिलाफ नहीं गए थे रशिया के, तुम वहां स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी का इस्तेमाल कर रहे थे। और यूएसए तो स्ट्रेटेजिकली मतलब इन्वेस्ट करता है पाकिस्तान में, क्योंकि उसको लगता है कि भाई पाकिस्तान के थ्रू वो अफगानिस्तान में अभी भी अपने कार्ड्स को इंटैक्ट रख सकता है। हमने देखा इससे पहले, अभी जो आपने देखा कि जो यूएसए ने रिवाइव किया है अपनी पार्टनरशिप विद पाकिस्तान। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने तो डाउनग्रेड कर दी थी यूएसए एंड पाकिस्तान के रिलेशंस को। नाउ द पॉइंट इज यूएसए क्या हमारे साथ फुल फ्लेज खड़ा रहेगा? नहीं, यूएसए इज नॉट दैट रिलायबल एलाय। यूएसए केवल सपोर्ट की बात करता है अगेंस्ट चाइना, क्योंकि चाइना से उसकी हेजेमनी को खतरा है, उसके वर्चस्व को खतरा है। चाइना वहां टक्कर दे रहा है। और क्या ये रशिया खड़ा रहेगा? नहीं। तो ऐसे में जो बिग पावर का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, वो इस समय नहीं मिलेगा, राइट। तो यानी कि सही समय का इंतजार जरूरी है, पेशेंस जरूरी है। बहुत बड़े फैसले होते हैं, डायनेमिक्स बदलते रहते हैं दुनिया में। जहां अभी जो डायनेमिक्स चल रहा है यूरोप में, वो डायनेमिक्स भी बदल सकता है, राइट। और ऐसे में अगर हमने अभी वॉर को पिक किया तो उधर से चाइना जो है फुल फ्लेज वे में यहां पर पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। तो ये एंगल ही मैंने आपको समझाया जो यहां पर लिखा है। तो कंक्लूजन के हिसाब से हम समझ सकते हैं लास्ट में कि फिजिबिलिटी चेक इंडिया को करना चाहिए कि अभी हमारे लिए बेस्ट क्या है। अभी हमारे लिए डिप्लोमेटिक, मेटल सपोर्ट, मीडिया स्ट्रेटजी, दिस इज बेस्ट। having some assets there, having some cards in Balochistan is a necessity of India's own security policy, right? हमारी खुद की सुरक्षा के लिए बलूचिस्तान का मुद्दा रहना चाहिए, क्योंकि वहां से जो टेररिस्ट अटैक और इनकर्शंस हो रहे हैं, अभी भी आर्मी ISI बाज नहीं आ रही है। उन्हें नहीं लग रहा, उन्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि भाई पाकिस्तान के हालात क्या हैं। अभी तो शांति से बैठ जाओ, अभी तो कम से कम अपने खुद के इंटरेस्ट को छोड़कर पाकिस्तान की जनता का सोच लो, पाकिस्तान की आवाम का सोच लो। लेकिन अभी भी वो मेजर जो उनका खर्चा है वो आर्मी ISI पर हो रहा है। और पाकिस्तान की सरकार में जो सिविल रिपब्लिकन गवर्नमेंट होती है, जनता द्वारा जो चुनी हुई सरकार होती है, अभी भी वो कमजोर है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हमें तो अनस्टेबल नेबर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, अनस्टेबल नेबर इज इन नो वंस फेवर। क्या राइमिंग बनी है? ठीक है, लेक्चर से पहले ही लिख रहा था इस क्वेश्चन को, क्या राइमिंग बनी है? अनस्टेबल नेबर इज इन नो वंस फेवर। सभी को नुकसान है भाई अपने पड़ोसी के अनस्टेबल होने का। तो इस कंटेक्स्ट में पाकिस्तान और इंडिया के इंटरेस्ट के कनेक्शन को बताइए, राइट।